हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम सम्मिश्र संख्या में सम्मिश्र संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं कि उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसे बताने से पहले आपने द्विविमीय ज्यामिति, जिसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, निर्देशांकों को पढ़ा होगा कि उसमें हम निर्देशांकों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस बारे में। हम ऐसे करते थे कि ये 2 लंबवत रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण 90 है। एक रेखा हमने वाई वाई डैश और एक एक्स एक्स डैश, जिसको हम कहते थे एक्स एक्सिस जो क्षैतिज रेखा है, और इस पे लंबवत रेखा को हम कहते थे वाई एक्सिस। और 4 भागों में इसको बांट देता था, जिनको हमने चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा था। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक्स एक्स पर संख्याएँ 1 2 3 और उनके बीच में संख्याएँ होती थी। वाई एक्स पर भी कुछ संख्याएँ होती थी, जिसमें दोनों ही वास्तविक संख्याएँ होती थी। जैसे कि मैं एक पॉइंट P लिया हुआ है x1 y1, हम इसको कैसे पढ़ते थे कि एक्स, ये जो P बिंदु है, अगर हम इस P से एक्स एक्स पर लंब डालते हैं तो उस लंब की दूरी है y1, तो आपका हो जाता था y कोऑर्डिनेट। अगर हम P से y एक्स पर लंब डालते हैं तो उसकी डिस्टेंस हो जाती थी आपकी x1, जिसे हम कहते थे कि x कोऑर्डिनेट है। और इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग के रूप में x1 y1 कहा था, और इसको नाम दिया था कि ये बिंदु P के निर्देशांक है। और यहाँ पे x और y एक्स आपके क्या थे, दोनों ही वास्तविक संख्याओं के अक्ष थे, क्योंकि दोनों पर ही हम वास्तविक संख्या लेते थे, ऑर्डर्ड पेयर में x1 y1 के रूप में लिखते थे, और इसलिए इसे हम क्या कहते थे, वास्तविक तल। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम बोलते थे वास्तविक तल, तो इसका नाम है आपका वास्तविक तल। अब हम देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या को ऐसे ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे, हम एक एक्स एक्स डैश रेखा लेंगे और एक वाई वाई डैश रेखा लेंगे, बस यहाँ पे इनके आपके नाम बदल जाएंगे। एक्स एक्स डैश या आपका एक्स एक्सिस होगा, वाई वाई डैश वाई एक्सिस होगा, बस आपका नाम क्या होगा, एक्स एक्स यहाँ पे आपका वास्तविक अक्ष कहलाएगा। और जो आपका ये वाई एक्स है, ये आपका काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी अक्ष एक्सिस बोलते हैं इसको। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या, अगर कोई z है सम्मिश्र संख्या, मान लो ये कोई x प्लस के i y है, तो हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा था, x और y, जिसको हमने क्या कहा था, क्रमित युग्म। यानी कि x हमारा क्या था, काल्पनिक संख्या का वास्तविक भाग, आपका y क्या था, काल्पनिक संख्या का सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग आपका x था, और सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग आपका y था। तो इस रूप में पढ़ चुके हैं कि हम सम्मिश्र संख्या को, किसी भी सम्मिश्र संख्या को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम पढ़ सकते हैं। अब जब हम क्रमित युग्म में इसे रख सकते हैं, तो इसी क्रमित युग को ध्यान में रखते हुए हमने ये 2 लंबवत एक्सिस खींची, और एक्स अक्ष को हमने कह दिया कि आपका क्या है, वास्तविक अक्ष है, यानी कि इस पर हमारी केवल वास्तविक संख्याएं हैं। और ये आपका जो वाई एक्सिस है, ये आपका क्या होगा, काल्पनिक अक्ष, जिस पर हमारे आई वाले नंबर होंगे। इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जैसे आप वास्तविक अक्ष में हम क्या पढ़ते थे कि x और y निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में, सेकंड में आपका क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में आपका क्या था, x और y दोनों निर्देशांक नेगेटिव, और फोर्थ में आपका क्या होता था, y निर्देशांक नेगेटिव x पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होगा, सम्मिश्र संख्या का ऑर्डर्ड पेयर x y के रूप में लिख सकते हैं, और उसके क्या होते हैं आपके काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वास्तविक भाग भी 0 से बड़ा होगा और काल्पनिक भाग भी 0 से बड़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जो वास्तविक भाग है वो आपका लेस देन 0 के होगा, क्योंकि वास्तविक भाग 0 से छोटा क्यों करें, क्योंकि इधर x क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, लेकिन जो काल्पनिक भाग है वो 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जो काल्पनिक भाग है वो 0 से छोटा और वास्तविक भाग है वो भी 0 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वास्तविक भाग होगा 0 से बड़ा और काल्पनिक भाग होगा 0 से छोटा। इन सिंबल को हम पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलते हैं। जैसे कि
रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पे वास्तविक भाग सम्मिश्र संख्या का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेजिनरी जेड लेस देन 0 है तो यानी कि काल्पनिक भाग यहाँ पे उसका क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक्स एक्सिस है तो इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक अक्ष, और जो आपका वाई एक्सिस है इसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक अक्ष। और एक और बात, जैसे हम एक्स अक्ष पर क्या कहते थे, एक्स अक्ष का समीकरण वाई इज इक्वल टू 0 और आपका वाई अक्ष का समीकरण क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पर भी है, लेकिन इनके यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। एक्स अक्ष पे पूरे पे हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0, यानी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर काल्पनिक भाग 0 है तो आपकी एक्स अक्ष पर ही स्थित होगी, और अगर किसी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 है तो आपकी वाई अक्ष पर स्थित होगी। तो अगर आपसे पूछे कि काल्पनिक अक्ष का समीकरण, तो इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू अगर आपसे पूछे वास्तविक अक्ष का समीकरण, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, और काल्पनिक अक्ष का समीकरण तो रियल पार्ट जेड ऑफ इज इक्वल टू 0, यानी कि वास्तविक अक्ष का समीकरण आपका क्या होगा, इमेजिनरी जेड यानी कि सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 है। तो ये इस तरीके से इसके समीकरण हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ 1 + i, हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है। अब हमें देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड या थर्ड में, तो आप इसका ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए, मैं आपको बता दूँगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, वास्तविक भाग। वास्तविक भाग इसका क्या है, i से इंडिपेंडेंट क्या है, 1। काल्पनिक भाग i के जो गुणांक में होगा वो, तो ये भी 1, तो 1 1 आपका क्या हुआ, ये बन गया इसका कर्मित युग्म। अब आप ये देखिए, वास्तविक भाग भी प्लस है, काल्पनिक भाग भी प्लस है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आप ले लीजिए -1 + i। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लिखते हैं तो -1 इसका वास्तविक भाग, +1 आपका क्या होगा, काल्पनिक भाग। अब ये देखिए, वास्तविक भाग माइनस कहाँ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे वास्तविक भाग किसी सम्मिश्र संख्या का 0 से छोटा हो, काल्पनिक भाग 0 से बड़ा हो, तो आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि -1 + i आपका सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चलिए एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास -1 -i एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप -1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसका वास्तविक भाग भी माइनस है, काल्पनिक भाग भी माइनस है, तो ये संख्या कहाँ स्थित होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए एक और, अगर हमारे पास 1 -i है, तो अगर हमें इसे चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो आप देखिए 1 और -1 इसका क्या बनेगा, कर्मित युग्म। वास्तविक भाग है इसका 0 से बड़ा, काल्पनिक भाग है 0 से छोटा, तो ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किसी भी संख्या को अगर हमें किसी भी सम्मिश्र संख्या को अगर हमें देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो हम ऐसे देख सकते हैं। काल्पनिक और वास्तविक भाग हमें देखने हैं कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके अनुसार हमें पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। चलिए अब जैसे हमने उसको कहा था वास्तविक तल, अब हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याओं में। और सम्मिश्र संख्या के लिए हमने ये क्वाड्रेंट बनाए, एक और एक्स एक्स वाई एक्स नाम दिए, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र तल, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलिए ये और देख लीजिए, मैं बताया था आपको, एक्स एक्स या एक्स एक्स डैश को हम क्या कहेंगे, वास्तविक अक्ष। वाई एक्स या वाई वाई डैश एक्स को क्या कहेंगे हम, काल्पनिक अक्ष। अब आइए सम्मिश्र संख्या का मापांक हम कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का। देखिए सम्मिश्र संख्या का मापांक, अगर कोई भी हमें सम्मिश्र संख्या z = x + के i दी है और हमसे पूछा जाए कि इसका मापांक क्या होगा, तो मापांक हम कैसे निकालते हैं, आपको वर्गमूल करना है, वास्तविक भाग का वर्ग करना है, प्लस के काल्पनिक भाग का वर्ग करना है, और उसका निकाल देना है वर्गमूल, तो वो होगा उसका मापांक। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और इन दोनों के जोड़ का वर्गमूल।
अब देखिए कोणांक कैसे निकालते हैं। सिंपली आप ध्यान रखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमें दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें सम्मिश्र संख्या कोणांक निकालना तो जेड इज इक्वल टू एक्स पाई का कोणांक, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सिंबल होता है, सॉरी आप ये देख लीजिए मॉडुलस को हम ऐसे सिंपल 2 लाइन के अंदर जेड, तो ये इसका क्या होगा प्रतीक चिन्ह, और ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब आइए कोणांक पर, कोणांक को देखिए कैसे लिखते हैं ए आर जी जेड ए एम पी जेड, यानी कि आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, तो इसलिए ए आर जी जेड और ए एम पी जेड से भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे इसको हम कैसे, ये आपका आर्गूमेंट जेड, ये आपका एम्पलीट्यूड जेड। निकाल दे कैसे हैं, ये कोण निकल के आता है, क्या आता है निकल के tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि आपका क्या आया y क्या है हमारा सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग और x क्या है आपका सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। यानी कि कोणांक अगर हमें निकालना है सम्मिश्र संख्या का तो हम काल्पनिक वास्तविक भाग देखेंगे और क्या करेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z हमें निकाल लेना, ये निकल के जो आएगा वही हमारा सम्मिश्र संख्या का कोणांक होगा। अब इस कोणांक के बारे में एक नोट है, इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम लेते हैं, आप समझ जाएंगे। नोट क्या है आपका, जैसे हम कोणांक निकालते हैं तो कोणांक से हमारा तात्पर्य होगा मुख्य कोणांक से, और मुख्य कोणांक यदि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स कोई ना कोई एक एंगल निकल के आएगा, तो अगर वो उस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, तो अगर थीटा इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर माइनस के पाई से बड़ी और पाई से छोटी या उसके बराबर आती है, उसे ही हम मुख्य कोणांक कहेंगे। यानी कि अगर हमसे कोणांक पूछा है तो कोणांक से हमारा मतलब मुख्य कोणांक से, और मुख्य कोणांक इस प्रतिबंध को जो थीटा संतुष्ट कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। इसको कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, फिलहाल आप एक एग्जाम्पल देखिए कि किसी का भी आर्गूमेंट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ले लीजिए क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, हमसे पूछे इसका मापांक और कोणांक बताइए। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, सिंपली आप देख सकते हैं इसका वास्तविक भाग है 1, काल्पनिक भाग भी है इसका 1। मापांक में आपको क्या बताया था मॉडुलस z, इसका मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं, तो ये सिंबल इसका निकाल दे कैसे है कि हमें अंडर रूट कर देना है कि इसका वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग 1 का वर्ग, काल्पनिक भाग आपका क्या वो भी 1 है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 1 को जोड़ देंगे अंडर रूट 2, तो ये आ गया इसका निकल के मापांक। अब निकालना हमें आर्गूमेंट। अब जैसे ही आर्गूमेंट का मतलब कोणांक, तो फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका आपका क्या है z का 1 और रियल पार्ट भी आपका 1, तो 1 अपॉन 1 ये आ गया tan इनवर्स 1। अब tan में 1 वैल्यू होती है आपकी π/4 की, यानी कि 45 डिग्री की। अब इनवर्स फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर इनवर्स और सिंपली उसका फंक्शन एक साथ ऑपरेट हैं तो एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, तो सिंपली हमारा आंसर क्या बचा π/4, यही हमारा हो गया आंसर।